हेलो दोस्तों, मैं सुभाष कुमार। दोस्तों 67 बीपीएससी का पीटी डिले हो चुका है, तो आपको मेंस के ऊपर है जो मूव करना चाहिए। दोस्तों अब जीएस 2 पेपर के खंड को हम ला रहे हैं। जीएस 2 पेपर में पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक होता है। उस पे सिर्फ हम क्वेश्चंस करवाएंगे, किस प्रकार से इंट्रोडक्शंस लिखना है, किस प्रकार से जो आपको लिखना है उस पे हम चर्चा करेंगे। दोस्तों मेरा अपना एक्सपीरियंस है और जिस प्रकार से बीपीएससी के अंदर कॉपी चेक होते हैं, डिमांड क्या चाहिए, हम उस पे है जो आपकी है जो चर्चा करेंगे। वीडियो अच्छा लगता है दोस्तों तो निश्चित रूप से जो लाइक एंड सब्सक्राइब है जो जरूर करें। दोस्तों आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान की प्रस्तावना की प्रकृति, उद्देश्य एवं महत्व की चर्चा करें। इस पे है दोस्तों है जो हम इस पे बात करेंगे और किस प्रकार से है जो आपको इंट्रोडक्शंस लिखना है, आपको है जो सदी हुई भाषा में, एक सिंपल भाषा में है जो लिखना है। हम जो भी चैप्टर्स होंगे उस चैप्टर्स का है जो क्वेश्चन, इंट्रोडक्शन, उसके फ्लो चार्ट्स को हम बताएंगे। बाकी है जो आप लिख कर है जो ग्रुप में जो डाल दीजिएगा। तो दोस्तों हम पहले भारतीय संविधान की प्रस्तावना और प्रस्तावना की प्रकृति, उद्देश्य और महत्व की है जो उस पर हम बात करेंगे। भूमिका में आपको क्या लिखना है, जहां से आपका इंप्रेशन है जो बनेगा, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन जो होता है वहीं से बनेगा। तो संविधान की प्रस्तावना प्रकाश पुंज की भांति, किस प्रकार की? प्रकाश पुंज की भांति इतिहास के उदित विचार की अवधारणा है। एकदम सिंपल भाषा लिखना है दोस्तों। संविधान की प्रस्तावना प्रकाश पुंज की भांति इतिहास के उदित विचार की अवधारणा है, जो संविधान के प्रवेश द्वार के साथ लक्ष्य, उद्देश्य, आदर्श का प्रतिबिंब दिखाई देता है। ये है जो दोस्तों है जो सिंपल सा चीज है जो आपको लिखना है। इसमें जनता के स्रोतों की शक्ति की अवधारणा के साथ साथ नैतिक एवं आध्यात्मिक का है जो संगम है। दोस्तों प्रस्तावना क्या है, उसकी है जो छोटा सा पार्ट, ज्यादा बड़ा पार्ट नहीं, एकदम छोटा सा पार्ट है जो आप है जो इंट्रोडक्शंस में दे दीजिए। और इंट्रोडक्शंस में देने के बाद है दोस्तों है जो आप है जो उस प्रकार से है जो लिखने का है जो प्रयास कीजिएगा। तो आपको है जो क्वेश्चंस जो है उसकी पूरी प्रकृति है जो दोस्तों है जो इसके प्रस्तावना में है जो आपको है जो मिल जाएगी। तो संविधान की प्रस्तावना प्रकाश पुंज की भांति इतिहास के उदित विचारों की अवधारणा है, जो संविधान के प्रवेश द्वार के साथ लक्ष्य, उद्देश्य, आदर्शों का प्रतिबिंब दिखाई देता है। इसमें जनता के स्रोतों की शक्ति की अवधारणा के साथ साथ नैतिक एवं आध्यात्मिक मूल्यों का संगम है। ये है जो दोस्तों प्रस्तावना की है जो आप है जो इंट्रोडक्शन है जो लिख सकते हैं। अब है जो प्रस्तावना की प्रकृति, उद्देश्य एंड महत्व, इस प्रकार से एक फ्लो चार्ट बना दीजिए। और फ्लो चार्ट बनाने के बाद है जो दोस्तों आप है अब इसकी प्रकृति क्या है, तो समाजवादी, संप्रभुता, उस सब चीज को यहाँ पर है जो लिखिए। समाजवादी, संप्रभुता, लोकतांत्रिक और पंथ निरपेक्ष, इसकी प्रकृति है। हम इसकी प्रकृति को दर्शा दिए और प्रकृति को दर्शाने के बाद अब समाजवादी क्या है, समाजवादी के बारे में है जो दोस्तों है जो हम 2 लाइन है जो वहां पर लिख देंगे। फिर है संप्रभुता के बारे में है जो 2 लाइन लिख देंगे, लोकतांत्रिक के बारे में लिख देंगे और पंथ निरपेक्ष के बारे में जो लिख देंगे। ये सब छोटा छोटा चीज है जो आपको है जो वहां पर है जो करना है। एक फ्लो चार्ट बनाना है, एक अच्छे तरीके से बनाना है, ताकि है जो आपको है जो वहां पर है जो उस चीज को अट्रैक्ट कर दे। अब इसके उद्देश्य क्या है दोस्तों, तो उद्देश्य क्या है प्रस्तावना के, तो स्वतंत्रता, समानता, बंधुता एंड न्याय। न्याय में किस प्रकार की है, उस न्याय के है जो उसकी उद्देश्य, प्रस्तावना में के उद्देश्य क्या है कि भाई है जो स्वतंत्रता होना चाहिए, समानता होना चाहिए, बंधुता होना चाहिए और न्याय होना चाहिए। ये है जो उसके उद्देश्य। और है जो दोस्तों इसके महत्व क्या है, महत्व है दोस्तों कि जहां संविधान अस्पष्ट हो, जहां संविधान में कुछ ऐसा चीज नहीं लिखा गया हो जिसकी है जो उसके मूल्यों की प्रकृति है जो पता नहीं चल रही, उसके उद्देश्य पता नहीं चल रहा है। तो जहां संविधान अस्पष्ट है, जहां संविधान अस्पष्ट है, जहां संविधान अस्पष्ट है
वहां है जो दोस्तों है जो प्रस्तावना की है जो मदद लिया जाता है और संविधान निर्माताओं के विचारों को समझने में सहायक है जो सिद्ध हुआ है। ये प्रस्तावना जो है दोस्तों, यह जो संविधान निर्माताओं के द्वारा जो लिखा गया है वो है जो वर्तमान समय में इसकी क्या प्रासंगिकता है उसको समझने के लिए जो प्रस्तावना है जो बहुत बड़ा है, जो उसका है जो एक साथ देता है, उसके दर्शन दिखाता है, उसके लक्ष्य को दिखाता है, उसके उद्देश्य को दिखाता है। तो दोस्तों इतना चीज लिखने के बाद ये है जो हम सब चीज को दो लाइन में है जो इसको है जो डिफाइन कर देंगे और डिफाइन कर देंगे तो आपकी है जो प्रस्तावना की स्थिति है जो कहीं ना कहीं है जो आपकी सही हो जाएगी। कुछ जजमेंट है जो लिख देंगे, उस जजमेंट के बारे में हम चर्चा करेंगे। प्रस्तावना की प्रकृति के संदर्भ में भारत को संप्रभुता, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य की अवधारणा को जो प्रस्तुत करता है। इस प्रकार से है दोस्तों है जो इस प्रकार से है जो लिखने का प्रयास करना है। अब है जो संप्रभुता संपन्न, हम आगे है जो बढ़ते हैं दोस्तों संप्रभुता संपन्न के बारे में। इसको अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। अब है जो हम एक एक करके चर्चा करते हैं दोस्तों इसके। संप्रभुता संपन्न, संप्रभुता संपन्न, संप्रभुता संपन्न में है जो क्या कहता है दोस्तों कि आंतरिक एवं बाह्य मामले में पूरी तरह से संप्रभु होना। क्या है इसके? आंतरिक एवं बाह्य मामले दोनों में क्या है दोस्तों? संप्रभु होना। कोई भी देश क्या है कि अपने आंतरिक मामले और अपने बाह्य मामले में जो क्या है वो है जो संप्रभु है। लेकिन अपवाद लिखना बहुत जरूरी है। यही चीज है जो आपको नंबर दिखाएगा। यहाँ है जो अपवाद लिखना है। अपवाद लिखना है कि कुछ अंतरराष्ट्रीय संधि के कारण कई तरह के अंकुश है जो लगाए गए हैं। कुछ अंतरराष्ट्रीय संधि जैसे यूएनओ की संधि है, यूएनएचआरसी की संधि है, कुछ ऐसे संधि है जहां पर हमने साइन किया हुआ है। तो साइन किया हुआ है तो वहां पर कहीं ना कहीं जो संप्रभुता भी है जो कहीं ना कहीं जो कमी दिखाई पड़ती है। तो यहाँ अपवाद में लिख दीजिएगा तो आपका है जो एग्जामिनर है जो कहेगा कि हाँ एक नया चीज है जो वहां पर देखने के लिए मिला है। तो संप्रभुता संपन्न में हम ऑफर भी बता रहे हैं, आप है जो अपने से लिखने का प्रयास कीजिएगा। फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे जो है फिर है समाजवादी। समाजवादी का मतलब क्या होता है कि शासन, सरकार और प्रशासन के स्तर पर कोई भेदभाव नहीं। शासन, प्रशासन प्रशासन और सरकार के स्तर पर है जो कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। वही समाजवादी बोला। समाजवादी क्या होगा कि भाई किसी भी स्तर पर है जो कोई भेदभाव है जो नहीं होना चाहिए। तो शासन, प्रशासन और सरकार के स्तर पर है जो कोई है जो भेदभाव नहीं होना चाहिए। चाहे इस प्रकार से हो, प्रेरित वर्ष की है जो उसकी चर्चा कर दीजिए, जिस प्रकार से है जो बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। फिर है भूमि जमींदारी के बारे में है जो थोड़ा एग्जाम्पल दे दीजिए। फिर असमानता के बारे में है जो थोड़ा लिख दीजिए। तो वहां पर है जो खत्म करके एक समाजवादी पूरी तरह है जो समाज का है जो निर्माण करने की बात की गई है। इसके नकारात्मक, अब नक्सलवाद, इसके अपवाद में क्या लिखिएगा? अब है जो नक्सलवाद। अब नक्सलवाद का जन्म हुआ दोस्तों तो समाजवादी अगर वो संतुष्ट नहीं है, अगर शासन, प्रशासन और सरकार से अगर संतुष्ट नहीं है तो क्या जन्म लिया? नक्सलवाद का जन्म लिया। तो जब नक्सलवाद का जन्म लिया तो कहीं ना कहीं है जो इसकी जो प्रकृति है वो कहीं ना कहीं नकारात्मक भी है जो दिखाई पड़ी। हमें वहीं पर है जो उसका है जो एग्जाम्पल है जो दे देना है। पंथ निरपेक्ष, फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों पंथ निरपेक्ष के बारे में। लाइक है जो दोस्तों, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। पंथ निरपेक्ष के बारे में जो बताए थे कि संविधान के अंतर्गत पंथ निरपेक्ष पहले ही से मौजूद था। आप बहुत सारे जो आर्टिकल की जब आप अध्ययन कीजिएगा तो उसमें जब पंथ निरपेक्ष के बारे में जब आप देखिएगा तो बहुत पहले से ही है जो भारतीय संविधान के अंदर में है जो पंथ निरपेक्ष की चर्चा की है। 25 से 28 की जो आप बात करें तो वहां पर सभी धर्मों का सम्मान की बात की गई है। तो पंथ निरपेक्ष एक जोड़ना, एक जब 1976 में इसे जोड़ा गया था, इसे और है जो मजबूत किया गया और सरकार की जो इमरजेंसी के बाद जो स्थिति उत्पन्न हुई थी वो है जो कहीं ना कहीं है जो दोस्तों उसको है जो पाटने के लिए है जो दोस्तों जो पंथ निरपेक्ष को है जो उसमें
उसमें है जो जोड़ा गया। लेकिन ऑलरेडी पहले से ही सर्वसम्मति से ही पहले से इस प्रकार से लाया गया था कि सही प्रकार का यहाँ पर धर्मों का श्रवण, यहाँ किसी कोई का धर्म नहीं है, राज्य को धर्म से अलग रखा गया है। सबका है जो एक ही धर्म है, जो है जो लोगों पे विकास करना, लोगों की है जो पद्धति को जानना, लोगों को अपने धर्म में विश्वास करना, ये है जो दोस्तों कहीं ना कहीं है जो पंथ निरपेक्ष के अंतर्गत में जो सिखाया गया। इसलिए गांधी जी कभी भी है जो धर्म निरपेक्ष की बात नहीं किए थे, उन्होंने हमेशा पंथ निरपेक्ष की बात की, इसीलिए उनको धर्म परायण है जो बोला जाता है गांधी जी को। आगे है दोस्तों कि और हम बात करें तो लोकतांत्रिक की अगर बात करें तो लोकतांत्रिक में क्या है, यह जनता के शासन पर आधारित है। लोकतांत्रिक की अगर बात करें तो यहाँ पर है जो जनता की लोकतांत्रिक, तो इसमें है जो 3 प्रकार का अगर बात करेंगे तो प्रक्रियात्मक, दूसरा है जन भागीदारी और तीसरा है विचारमूलक लोकतांत्रिक में। अब ये है दोस्तों, अब इसको अगर हम बात करें, अगर इस तरह की अगर बात करें तो यहाँ पर चेक एंड बैलेंस की है जो बात की गई है। यहाँ पर क्या किया गया है, चेक एंड बैलेंस की है जो बात की गई है। और यहाँ पर क्या बोला गया है लोकतांत्रिक में कि यहाँ डिविजन्स ऑफ पावर एंड दूसरा है डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ पावर। लोकतांत्रिक कब होगा दोस्तों, ये है जो क्या है, ये है जो जनता के द्वारा है जो दोस्तों है जो निर्वाचित प्रतिनिधि के द्वारा है जो दोस्तों है जो इसको मिलता है निर्वाचित प्रतिनिधि। ये है जो दोस्तों है जो संविधान के द्वारा है जो केंद्र और राज्य के बीच में है जो डिविजन्स ऑफ पावर और डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ पावर है। तो ये दोनों है जो चेक एंड बैलेंस करता है दोस्तों, तब ये पूरी तरह से है जो लोकतांत्रिक बनता है। क्या है, ये पूरी तरह से जो लोकतांत्रिक बनता है। भारत में लोकतंत्र में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक लोकतंत्र के रूप में उदारवादी है। तो दोस्तों है जो लोकतांत्रिक के बारे में हम इस प्रकार के जो चर्चा कर देंगे। आपको जो एक पूरा से पूरा नंबर है जो आपको दोस्तों है जो इसमें मिलेगा। फिर है दोस्तों हम इसी तरह से उद्देश्य की चर्चा करेंगे। तो स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। तो स्वतंत्रता, समानता और बंधुता में विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की बात की गई है। और न्याय में है दोस्तों सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की जो बात की गई है, जो है जो दोस्तों है जो रूसी क्रांति से लिया गया और फ्रांसीसी क्रांति से जो लिया गया स्वतंत्रता, समानता और बंधुता, उसके बारे में है जो 2 लाइन है जो आपको लिख लेना है। इन सभी उद्देश्यों को पूर्ति करने के लिए व्यक्ति की स्वतंत्रता को, अपने विचार को, अपनी अभिव्यक्ति पद्धति के अनुसार अपने कर्तव्य को पूरा कर सकता है। और उसमें आर्टिकल 19 25 से 28, आर्टिकल 21 उसकी है जो चर्चा है जो वहां पर कर देना है। फिर है कि अब उद्देश्य को पूरा करना है तो स्वतंत्रता, समानता और बंधुता हमारा हो गया। सेकंड पॉइंट है जो क्वेश्चंस का हो गया। अब महत्व के बारे में जो दोस्तों, महत्व की जब हम चर्चा करेंगे तो इसमें जो क्या करेंगे कि संविधान जहां अस्पष्ट है, बहुत सारी जगह पर ऐसा है जो जैसे आपके न्यायिक के बेसिक स्ट्रक्चर की बात आई, तो बेसिक स्ट्रक्चर की जब बात आई तो कुछ ऐसे शब्द को प्रस्तावना से उठाया गया जो है जो संविधान के मूल तत्व को बताया गया, ताकि है जो न्यायपालिका है जो उसको संरक्षित करने में कहीं ना कहीं है जो मदद है जो किया जाए। तो दोस्तों इन सभी तथ्यों के आधार पर प्रस्तावना की दर्शन की सार्वगर्भित रूप में इसे आधारभूत सिद्धांत की प्रकृति, जीवंत, विकसनशील और भविष्यगामी प्रारूप का दर्शन है, जो 105वें संविधान संशोधन के बावजूद मूलभूत सिद्धांतों की प्रकृति को प्रासंगिक बना रहा है, जो संविधान निर्माताओं की दूरदर्शी को दिखाता है। दोस्तों ये है जो आप है जो उसका कंक्लूजन है जो डाल सकते हैं, और कंक्लूजन डालने के बाद दोस्तों है जो आप है जो इसको पूरा है जो कर सकते हैं। तो कुछ जजमेंट आप है जो केशवानंद भारती का भी है जो दे सकते हैं, फिर गोलकनाथ बनाम पंजाब राज का भी दे सकते हैं। इसमें कहाँ कहाँ जो जजमेंट है जो क्या क्या प्रस्तावना का संविधान भाग नहीं माना, कुछ 1-2 पॉइंट्स है जो उसमें जो दे दीजिए, और है जो उसको कैसे है जो फिर आगे केशवानंद भारती में जो पलटता है कि किस प्रकार से है जो प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर में जो किसी प्रकार का है जो हमला नहीं हो। केशवानंद भारती की सबसे बड़ी बेंच ने जो बोला था दोस्तों, तो उस पे है जो आप है जो थोड़ा सा 2-4 जजमेंट दे दीजिए, और वर्तमान की जो स्थिति है, जो वर्तमान में जो स्थितियां जो घट रही है
उस पे है जो कोई एग्जाम्पल देके इसको आप चैप्टर्स को क्लोज कर सकते हैं। इस प्रकार से दोस्तों पूरा पॉलिटी खंड का है जो एक एक चीज वर्तमान के करंट से जोड़ कर भी है दोस्तों है जो इसमें जो रखा गया है। आप है इसी तरह से चैप्टर्स पूरा है जो हम करा देंगे मेंस का। आप है इसी प्रकार से लिखते जाइए और है जो कुछ आप भी लिखिए और है जो ग्रुप में डालिए, तब है जो दोस्तों है जो कहीं ना कहीं है जो सही होगा। वीडियो अच्छा लगता है दोस्तों तो निश्चित रूप से लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों धन्यवाद, मिलते हैं वीडियो के साथ। धन्यवाद।